हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू ए न्यू सेशन ऑफ अमीन्स। आज हम पार्ट 3 शुरू करने वाले हैं जिसके अंदर हम देखेंगे हमारी केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अमीन्स। ठीक है। इस लेक्चर के बाद हमारा कह लो कि एलिफेटिक अमीन्स वाला जो पोर्शन है वो खत्म हो जाएगा। ठीक है, बेसिकली हम अमीन्स वाले पोर्शन को यहाँ पर खत्म करेंगे और उसके बाद डायजोनियम सॉल्ट पे शिफ्ट करेंगे अगले लेक्चर से। ठीक है, सो बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं फ्रॉम द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अमीन्स। ठीक है, देखिए भाई, ये जो केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अमीन्स हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अमीन्स में हम स्टडी करेंगे सबसे पहले इसका बेसिसिटी। ठीक है, सबसे पहले बेसिसिटी स्टडी करेंगे। अमीन्स बेसिक नेचर के होते हैं। ठीक है, अब बेसिक नेचर को आप किस तरीके से डिफाइन कर सकते हो? जैसे मैंने आपको एसिडिक नेचर की एक डेफिनेशन बताई थी कि जो जितनी जल्दी प्रोटॉन को छोड़ देगा, ठीक है, जो जितनी जल्दी प्रोटॉन को छोड़ देगा वो उतना बढ़िया क्या होगा, एसिड होगा। ठीक है, उतनी बढ़िया उसकी एसिडिटी होगी। अब सर बेसिसिटी के लिए ना हमारे पास बहुत भिन्न भिन्न प्रकार की डेफिनेशंस होती हैं। ठीक है, आपने लोअर क्लासेस में भी बहुत सारे ऐसे कॉन्सेप्ट्स पढ़े हैं अपनी 11th क्लास में। ठीक है, कि मतलब जैसे आपने एक पढ़ा होगा लुइस कॉन्सेप्ट। ठीक है, एक ब्रॉन्स्टेड लॉरी कॉन्सेप्ट आता है। ठीक है, फिर अरेनियस कॉन्सेप्ट आता है। सो वो सभी चीज़ें जो हैं उनको हम कंपाइल करके यहाँ पर देखेंगे। ठीक है, एक्चुअल में एक बेस का क्या मतलब होना चाहिए था? एक्चुअल में एक बेस का मतलब होना चाहिए था जो अपना डिसोसिएशन होने पर, टूटने पर OH छोड़ता हो। ठीक है, OH नेगेटिव आयन देता हो। पर ये सब पे लागू तो नहीं होता। मान लो चलो आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है, इनके पास OH है, पर अमीन भी तो बेसिक है, इसके पास कहाँ OH आया? तुम्हारे पास नहीं है ना। सो इसके लिए हम डेफिनेशन को बदलते हैं। इसके लिए हम फॉलो करते हैं लुइस कॉन्सेप्ट को और ब्रॉन्स्टेड कॉन्सेप्ट को। ठीक है, जो ब्रॉन्स्टेड लॉरी वाला कॉन्सेप्ट था उसको फॉलो करते हैं। ठीक है, दो चीजें हैं। अच्छा बेस वो होगा जो H पॉजिटिव का एक्सेप्टर बहुत अच्छा होगा, यानी कि जो H पॉजिटिव को एक्सेप्ट बहुत अच्छे से करेगा। ये किसका कॉन्सेप्ट था? ब्रॉन्स्टेड लॉरी का कॉन्सेप्ट था। दूसरा है हमारे पास लुइस कॉन्सेप्ट, जो अपना लोन पेयर दूसरे को देगा, लोन पेयर डोनर होगा, वो बेस होगा। ठीक है, सो इन दोनों तरीके से हम जस्टिफाई कर सकते हैं कि जो हमारा अमीन है वो क्या है, एक बेसिक कंपाउंड है। ठीक है, कैसे? नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर होता है, किसी भी अमीन में नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर होता है ना। तो वो लोन पेयर डोनेट कर सकता है, लोन पेयर के डोनर को हम बेस बोलते हैं। ठीक है, और यहाँ पर आप HX वाली रिएक्शन जो मैं अभी आपको कराऊंगा, इसमें हम देखेंगे कि कैसे हाइड्रोजन को गेन किया जा रहा है, H पॉजिटिव प्रोटॉन को गेन अपने पास लेकर आया जा रहा है, तो प्रोटॉन को एक्सेप्ट करने वाला भी क्या होता है जी? बेस होता है। ठीक है, सो यहाँ से हमें पता चलता है कि अमीन जो है वो बेसिक नेचर का है, पर इसकी बेसिसिटी, इसकी बेसिक नेचर को प्रूव करने के लिए हमें कुछ रिएक्शन देनी पड़ेगी, जो रिएक्शन आपके सामने है। ठीक है, आपके सामने एक अमीन है RNH2, जिसमें नाइट्रोजन के ऊपर दो लोन पेयर हैं। ठीक है, हमने इसका रिएक्शन कराया किसी भी हेलोजन एसिड के साथ। हेलोजन एसिड इज HCl, HBr, HI। ठीक है, ऐसे। ठीक है, मान लो HX के साथ हमने रिएक्शन कराया किसी हेलोजन एसिड के साथ। ठीक है, यहां पर क्या होगा, आप जानते हैं कि हाइड्रोजन इज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, हेलोजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, यानी कि जो आपका हेलोजन है उसके ऊपर चार्ज कौन सा आएगा? पार्शियल नेगेटिव का, और हाइड्रोजन पे कौन सा आएगा? पार्शियल पॉजिटिव का। ठीक है, अब देखो, जिसके पास पार्शियल पॉजिटिव का चार्ज होता है ना, हमेशा और हमेशा ही लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन उसके पास जाते हैं। ठीक है, जिसके पास पार्शियल पॉजिटिव का चार्ज होगा, पॉजिटिव या पार्शियल पॉजिटिव, लोन पेयर के इलेक्ट्रॉन उसी के पास जाएंगे। तो यहाँ पर लोन पेयर किसके पास था? नाइट्रोजन के पास। जा किसके पास रहा है लोन पेयर? हाइड्रोजन के पास। सो टेक्निकली नाइट्रोजन और इस हाइड्रोजन के बीच में एक बॉन्ड बनेगा, जिसकी वजह से हमारा जो रिजल्टिंग कंपाउंड है वो क्या बन गया? RNH3X। ठीक है, RNH3X बन गया, जिसमें NH3 वाले पोर्शन पर पॉजिटिव चार्ज है, क्योंकि उधर से नाइट्रोजन से इलेक्ट्रॉन गए हैं, इलेक्ट्रॉन खोया है नाइट्रोजन ने, तो उस पर पॉजिटिव है। और हेलोजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, क्योंकि उसने क्या किया है, वो आपकी बॉन्ड ब्रेक होने के बाद पार्शियल नेगेटिव से पूरा प्रॉपर नेगेटिव बन चुका है। ठीक है, फुल नेगेटिव बन चुका है, सॉल्ट बन गया। अब क्या करना है, ये आपने सॉल्ट बनाया, इसके अंदर फिर से एक बेस डाल दो। मैंने NaOH डाला है यहाँ पे। ठीक है, सो NaOH को देख सकते हो आप। NaOH कैसे ब्रेक करता है भाई? Na पॉजिटिव, OH नेगेटिव। तो ये जो Na पॉजिटिव है ये किसको लेके चला जाएगा? इस X नेगेटिव को लेके चला जाएगा, NaX बना दिया। ठीक है, इस RNH3 में आप NH3 वाले पोर्शन को पकड़िए। ठीक है, NH3 के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है ना, यानी कि नाइट्रोजन के ऊपर इलेक्ट्रॉन की कमी है। उस कमी को कौन पूरा करेगा? ये NH3 का ही कोई एक हाइड्रोजन। कैसे? देखो, मान लो यहाँ सेंटर में नाइट्रोजन है। ठीक है, नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन।
ठीक है, और इस नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज। क्यों? क्योंकि इस नाइट्रोजन पे क्या थी, आपके लोन पेयर इसने खोया था, तो उस लोन पेयर की कमी है इसके पास। ठीक है, तो 3 हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन, सेंटर में है नाइट्रोजन जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। इन तीनों हाइड्रोजन में से, ठीक है, मेरे हाथों की तरफ ध्यान से देखना, इन तीनों हाइड्रोजन में से कोई एक हाइड्रोजन होगा जो कि बाहर निकल जाएगा एज अ प्रोटॉन। ठीक है, प्रोटॉन की फॉर्म में बाहर चला जाएगा, H पॉजिटिव बन के बाहर चला जाएगा। ठीक है, अब मान लो ये वाला हाइड्रोजन है, ये बाहर चला गया, तो इसके बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के बीच का जो बॉन्ड था उसके इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन पर आ जाएंगे। नाइट्रोजन सेटिस्फाइड, H पॉजिटिव बाहर चला गया, तो हमारा NaX कैसे बना ये हमें क्लियर हो गया। ठीक है, उसके बाद हमारा RNH2 कैसे बना ये भी हमें क्लियर हो गया। ठीक है, बचा क्या हमारा H2O। ठीक है, हम बचा क्या हमारा H2O, तो इस NaOH का OH नेगेटिव, ठीक है, OH नेगेटिव, और जो हमने H पॉजिटिव बाहर निकाला, ये दोनों मिलके क्या बना देते हैं, वाटर बना देते हैं। ठीक है, सो यहाँ से हमें पता चलता है कि हमारा अमीन जो होता है वो एक बेस की तरह एक्ट करता है। ये हमें कैसे पता चला, क्योंकि उसने हाइड्रोजन को अपना लोन पेयर दिया था। यहाँ पर ये देखो, जहाँ एरो बनाया ना, इस एरो को ध्यान से देखो, हाइड्रोजन को अपना लोन पेयर दिया था। सो लोन पेयर डोनर कौन होता है, लोन पेयर का डोनर एक लुईस बेस होता है। ठीक है, चलिए भाई, ये चीज हमने जो अभी एलिफेटिक अमीन के साथ की है, यही सेम चीज यहाँ पर एरोमेटिक अमीन के साथ की है। ठीक है, सो आप अपनी प्रैक्टिस के लिए स्ट्रक्चर को एक बार दोबारा बना सकते हैं, अदरवाइज करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, फिर भाई इंपॉर्टेंट बातों पर आते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात है हमारी कि अमीन सॉल्ट्स जो होते हैं, ठीक है, जो अमीन सॉल्ट्स होते हैं हमने यहाँ पर जो ऊपर बनाए थे, ठीक है, दे आर सोल्यूबल इन वाटर बट इनसोल्यूबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स लाइक ईथर। ठीक है, बेंजीन भी यहाँ पर एक ऑर्गेनिक सॉल्वेंट होता है, उसके अंदर भी ये सोल्यूबल नहीं होते। ठीक, मेन रिएक्शन के ऊपर बात करते हैं। ठीक है, ये रिएक्शन उनके लिए है जो कम्पिटेटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, स्पेशली नीट एग्जाम की जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये रिएक्शन यहाँ पर मेंशन्ड है। इस रिएक्शन को बच्चा ध्यान से देखो, ये रिएक्शन आपको क्या बताना चाह रही है, ये रिएक्शन आपको बताना चाह रही है कि किसी भी नॉन बेसिक ऑर्गेनिक कंपाउंड में से आप अमीन कैसे एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, मेरी बात ध्यान से सुनो, नॉन बेसिक ऑर्गेनिक कंपाउंड में से अमीन को कैसे निकाल सकते हैं। तो उसका बहुत सिंपल तरीका, उसको एल्केलाइन मीडियम दे दो। एल्केलाइन मीडियम से क्या होगा, OH नेगेटिव निकलेगा, वो जो OH नेगेटिव है वो क्या करेगा, वाटर को बाहर ले जाएगा, हेलोजन अलग हो गया और आपका रिस्पेक्टिव अमीन आपको मिल गया। ठीक है, अच्छा एक और चीज़ है, मैं बहुत बच्चों के ना जब नोटिस करता हूँ ना, ठीक है, जो ऑफलाइन में हैं बच्चे मेरे पास, उनके टेस्ट चेक करते टाइम मुझे एक चीज़ दिखती है कि RNH2 लिखते हैं लेकिन नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर नहीं लगाते। ठीक है, आप भी जितने लोग भी मान लीजिए पढ़ रहे होंगे इस चैप्टर में, आपने भी कभी ना कभी ये गलती ज़रूर की होगी। हमेशा याद रखना, जब भी आपको अमीन रिप्रेजेंट करना है, अमीन की रिप्रेजेंटेशन में RNH2 के ऊपर, ठीक है, जो NH2 का नाइट्रोजन है उसके ऊपर लोन पेयर ज़रूर मेंशन करना है। ठीक है, लोन पेयर मेंशन नहीं करोगे तुम खुद कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है, उसका लोन पेयर सिर्फ एक ही केस में हटता है, अगर उस लोन पेयर को एक्सेप्ट करके कोई सॉल्ट बन जाए, जैसा अभी हमने ऊपर बनाया था। ठीक है, अदरवाइज वो लोन पेयर कभी नहीं हटता। जितने टाइम तक नाइट्रोजन के साथ 3 बॉन्ड बने रहेंगे उतने टाइम तक नाइट्रोजन के पास क्या रहेगा, वो लोन पेयर रहेगा। जैसे नाइट्रोजन ने चौथा बॉन्ड बनाया तब वो लोन पेयर जाएगा। ठीक है, सो ये जो आप लोन पेयर बनाते हैं इसका इंपॉर्टेंस होता है। ठीक, चलिए भाई, उसके बाद देखते हैं हमारा, ठीक है, द रिएक्शन ऑफ अमीन्स विद मिनरल एसिड्स टू फॉर्म अमोनियम सॉल्ट शो दैट दे आर बेसिक इन नेचर। वो बात हम सेम चीज कर चुके हैं, बेसिक नेचर हम देख चुके हैं। ठीक है, अमीन्स हैव एन अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑन द नाइट्रोजन एटम ड्यू टू विच दे बिहेव एज लुईस बेस। मैंने बताया नाइट्रोजन के ऊपर एक अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, लोन पेयर पड़ा हुआ है, तो वो अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है उसकी वजह से जब उसको ये डोनेट करेंगे तो लोन पेयर डोनर हो जाएंगे। जब लोन पेयर डोनर हो गए तो ये क्या बन जाएंगे, लुईस बेस। ठीक, उसके बाद भी बात आती है कि चलो आपने बता तो दिया कि बेसिसिटी है, पर बेसिसिटी देखी कितनी जाती है। ठीक है, किस कंपाउंड की बेसिसिटी ज्यादा है, किस कंपाउंड की कम है, हमें कैसे पता। ये चीज हमें पता लगती है प्लस आई इफेक्ट से। ठीक है, आप याद करो, मैंने जब आपको एल्कोहल्स में एसिडिटी पढ़ा रहा था तो मैंने आपको एक चीज बोली थी, एसिडिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्लस आई इफेक्ट, है ना, एंड बेसिसिटी जो होती है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू योर प्लस आई इफेक्ट। यानी कि बेसिसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है प्लस इंडक्टिव के, ठीक है, प्लस आई के, और एसिडिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है।
ठीक है। सो बेसिसिटी की बात करेंगे तो मैंने अभी बताया प्लस आई के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, प्लस एम इफेक्ट की भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, लेकिन प्लस आई से देखना बहुत आसान है। जिन्होंने हमारा एल्कोहल वाला लेक्चर देखा है मेरा, उनको ये चीज़ ज़्यादा बेटर समझ आएगी, ठीक है, कि मैं क्यों आपको प्लस आई से देखने को बोलता हूँ। ठीक है, सिर्फ समझो प्लस आई सिर्फ क्या होता है, जितने नंबर ऑफ एल्काइल ग्रुप्स ज़्यादा प्लस आई इफेक्ट भी उतना ज़्यादा, और जितना ज़्यादा प्लस आई इफेक्ट उतना ज़्यादा बेसिसिटी। तो आपके सामने मैंने 3 कंपाउंड रखे हैं। एक कोई सा भी एलिफेटिक अमीन हो सकता है, ठीक है, फिर एक अमोनिया आ जाता है नॉर्मल वाला NH3, ठीक है, और फिर आता है आपका एरोमेटिक अमीन। ठीक है, अब यहाँ पे देखो जी, मेरे बहुत पुराने टाइम के नोट्स हैं, ठीक है, जब मैं खुद 12th में हुआ करता था, ये नोट्स मैंने तब बनाए थे। ठीक है, तो मैंने तब ये गलतियां की थी, लेकिन अभी मैं आपको ये गलतियां अवॉइड करने को बोल रहा हूँ। यहाँ पर देखो, मैंने कोई भी अमीन लिखते टाइम ऊपर लोन पेयर नहीं बनाया। ठीक है, कोई भी अमीन लिखते टाइम लोन पेयर नहीं बनाया, तो ये गलती आपको नहीं करनी है। ठीक है, जब नोट्स का प्रिंट आउट निकलवा लोगे इनका, ठीक है, स्क्रीनशॉट वगैरह सब लेके, तो खुद उनके ऊपर ना मेंशन करके ऐसे पेन के साथ बना लेना। ठीक, चलो भाई एलिफेटिक की बात करते हैं। एलिफेटिक अमीन के अंदर आता है आपका कोई सा एल्काइल ग्रुप, है ना। अमोनिया के पास कोई एल्काइल ग्रुप एराइल ग्रुप कुछ नहीं होता, और एरोमेटिक एमीन जो होता है उसके पास एक एराइल ग्रुप होता है। मैंने बताया एल्काइल ग्रुप की वजह से क्या आता है, एल्काइल ग्रुप प्लस आई इफेक्ट शो करता है। ठीक है, और ये जो प्लस आई इफेक्ट शो करेगा, इसकी वजह से क्या होता है, बेसिसिटी बढ़ती है। जब अमीन सॉरी आपका NH2 ग्रुप जो है वो किसी बेंजीन के साथ जुड़ा होता है, तो हमेशा याद रखना बेंजीन का इफेक्ट कौन सा होता है, माइनस आई इफेक्ट होता है। ठीक है, और अमोनिया के पास ना प्लस आई ना माइनस आई। सो बेसिसिटी का ऑर्डर क्या होगा, जिसके पास एल्काइल ग्रुप है उसके पास प्लस आई ज़्यादा। ठीक है, प्लस आई ज़्यादा तो बेसिसिटी भी ज़्यादा, तो आपका एलिफेटिक अमीन सबसे ज़्यादा बेसिक होगा। ठीक है, सबसे ज़्यादा बेसिसिटी वाला होगा। अमोनिया के पास क्योंकि प्लस आई माइनस आई में से कुछ भी नहीं है, तो ये मिडल में रहेगा। ठीक है, यानी कि एलिफेटिक से कम। ठीक है, कौन आ गया, अमोनिया आ गया। और एरोमेटिक में मैंने बताया बेंजीन रिंग माइनस आई इफेक्ट शो करेगी। ठीक है, बेंजीन रिंग माइनस आई इफेक्ट शो करती है, तो बेंजीन रिंग जो है माइनस आई इफेक्ट शो कर रही है, दैट मीन्स वो क्या हो जाएगा, जो बेसिसिटी होती है वो माइनस आई के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। तो माइनस आई बढ़ा, बेसिसिटी घट गई, तो अमोनिया से भी पीछे। क्लियर इतनी बात। सो आपके सामने दो चीज़ें हैं। ठीक है, बेसिसिटी का प्लस आई के साथ डायरेक्टली रिलेशन होते हैं, या फिर अगर इसको उल्टा करके लिखना चाहो तो बेसिसिटी जो है वो क्या होती है, आपकी माइनस आई के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। ठीक है, बेसिसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्लस आई एंड बेसिसिटी इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू माइनस आई। क्लियर इतनी बात। चलिए भाई, तो कौन ज़्यादा बेसिक हुआ, सबसे बेसिक हुआ एक एलिफेटिक अमीन, उससे कम बेसिक हुआ आपका अमोनिया, नॉर्मल वाला अमोनिया, और सबसे कम बेसिक हुआ आपका एरोमेटिक अमीन। ठीक है, चलिए भाई, फिर बात आती है हमारी, एक रिएक्शन होती है बेंजोइलेशन। ठीक है, बेंजोइलेशन, एल्काइलेशन, एसाइलेशन, ये सब जो है नियरली सेम होती हैं। ठीक है, पहले मैं आपको एल्काइलेशन कराता हूँ, चलो पहले एल्काइलेशन एसाइलेशन करते हैं, फिर बेंजोइलेशन करेंगे। एल्काइलेशन में क्या होगा, एल्काइलेशन यानी कि एल्काइल ग्रुप का एडिशन कैसे कराते होते थे, एल्काइल हैलाइड ऐड कराते थे इसके अंदर। ठीक है, एल्काइल हैलाइड के साथ रिएक्शन कराते थे, तो एल्काइल वाला पोर्शन साथ में जुड़ जाता था, और एक हाइड्रोजन जो है वो उस हेलोजन को लेके निकल जाता था। तो यहाँ पर भी यही सेम चीज़ होगी, NH2 में से एक हाइड्रोजन होगा जो कि क्या करेगा, इस X को बाहर लेके चला जाएगा, HX बनाएगा। ठीक है, और जो नाइट्रोजन के पास एक जगह खाली हुई है उस हाइड्रोजन की, वहां पर कौन आ जाएगा, एल्काइल ग्रुप आ जाएगा। तो हुआ क्या, मैकेनिज्म इज रियली इजी। ठीक है, मैकेनिज्म वही सेम है, लोन पेयर थे, प्लस जिसके पास पार्शियल पॉजिटिव का चार्ज है उसके पास लोन पेयर गया होगा, और हेलोजन जो है वो एक हाइड्रोजन के साथ बाहर। ठीक है, तो ये क्या बन गया आपका, प्राइमरी अमीन से मान लीजिए सेकेंडरी अमीन बन गया। ठीक है, एल्काइलेशन क्या करता है, प्राइमरी अमीन को सेकेंडरी अमीन में कन्वर्ट कर देता है। अब सेकेंडरी अमीन है, फिर से RX ऐड कराओ। ठीक है, फिर से एल्काइल हैलाइड ऐड कराओ, तो एल्काइल हैलाइड फिर से ऐड कराने पे क्या होगा, ये जो सेकेंडरी है अब ये टर्शरी बन जाएगा। ठीक है, टर्शरी के अंदर फिर से RX ऐड कराएंगे, तो अब जाके बनेगा आपका क्वाटर्नरी। ठीक है, क्वाटर्नरी बनेगा कैसे, लोन पेयर भी तो था उसके ऊपर एक। ठीक है, लोन पेयर भी तो था। अब ये क्या बन गया, ये आपका क्वाटर्नरी सॉल्ट बन गया। ठीक है, इसके आगे RX का कुछ नहीं हो सकता। ठीक है, ये आपका क्वाटर्नरी सॉल्ट है। ठीक है, सॉल्ट बन गया, क्यों, क्योंकि नाइट्रोजन के ऊपर जो एक लोन पेयर था
वो क्या हो गया, बॉन्डिंग में खर्च हो गया। ये जो एक लोन पेयर है देखो, ये इस एल्काइल ग्रुप के पास चला गया और RX साथ में जुड़ गया। क्लियर? चलिए, ये था रहा आपका एल्काइलेशन। फिर आता है भाई आपका एसाइलेशन। एसाइलेशन इज अ वेरी बेसिक प्रोसेस। एल्काइलेशन, एसाइलेशन जनरली अमीन्स से क्वेश्चन नहीं आता है, ठीक है। मैं सीबीएसई बोर्ड एग्जाम की बात कर रहा हूँ। आपको जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो यही रहेंगे, गैब्रियल पैथालामाइड सिंथेसिस, ठीक है, कार्बाइलामाइड रिएक्शन, हॉफमैन ब्रोमामाइड सिंथेसिस, ठीक है। सो वो ये सब आएंगे। चलिए एसाइलेशन की बात करते हैं। एसाइलेशन का मतलब होता है, अब एल्काइलेशन क्या था, एल्काइल ग्रुप का एडिशन होना। तो एसाइलेशन क्या होगा, एसाइल ग्रुप का एडिशन होना। सर एसाइल ग्रुप किनके पास होता है, जितने भी आपके कार्बोक्सिलिक एसिड के डेरिवेटिव्स हैं, ठीक है, चाहे आपका मान लो एस्टर है, अमाइड है, ठीक है, उसके बाद आपका एसिड क्लोराइड जिसे आप एसाइल क्लोराइड कहते हैं वो है, इन सब के पास क्या रहता है, जितने भी कार्बोक्सिलिक के डेरिवेटिव हैं इन सब के पास क्या रहता है, आपका एसाइल ग्रुप रहता है। इवन कार्बोक्सिलिक के पास भी रहता है, ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड के पास भी रहता है, ठीक है। एसाइल ग्रुप क्या है यार, C डबल बॉन्ड O R, इतना वाला पोर्शन, ये देखो, ये इतना, इसको बोलते हैं एसाइल ग्रुप। इसी का एडिशन करना है। अब इसका एडिशन जो है वो एल्काइलेशन जैसा ही है, बट इसमें एक एक्स्ट्रा चीज होगी, वो मैं तुम्हें सिखाता हूँ। देखो प्रोसेस वहीं से शुरू हुआ। जो आपका लोन पेयर था वो किसके पास गया, कार्बन के पास गया। क्यों? क्योंकि कार्बन जो है वो पार्शियल पॉजिटिव होता है, ठीक है। पार्शियल पॉजिटिव वाले के पास लोन पेयर चला गया। अब कार्बन जो है वो बेचारा क्या नहीं कर सकता, लोन पेयर के जाने पे 5 बॉन्ड बन रहे हैं। कार्बन बनाता है क्या 5 बॉन्ड, वो तो 4 बॉन्ड बनाता है। तो उसने क्या किया, जूम कर देता हूं मैं, ये देखो। तो उसने क्या किया, कार्बन ने अपना ये वाला जो बॉन्ड था, जो डबल बॉन्ड था, इसके इलेक्ट्रॉन्स ऑक्सीजन को भेज दिए। क्यों? क्योंकि कार्बन और ऑक्सीजन में से ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, इसीलिए तो वो पार्शियल नेगेटिव है। तो ऑक्सीजन ने ये इलेक्ट्रॉन अपने पास रख लिए, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन अपने पास रख लिए, कार्बन के पास उसके बॉन्ड बन गए। क्लियर? चलो भाई, ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन लिए हैं तो उसके ऊपर कौन सा चार्ज आएगा, नेगेटिव का चार्ज आएगा। अब ये जो ऑक्सीजन है ये वापस से इस इलेक्ट्रॉन पेयर को, जो इसने ये नेगेटिव चार्ज की फॉर्म में लिए थे अपने पास, वापस से इस डबल बॉन्ड में भरेगा। कार्बन बेचारा फिर से फंस गया। कार्बन कहता है यार मैं 5 बॉन्ड कहाँ से बनाऊं, मैं तो सिर्फ 4 बना सकता हूँ। तो अब कार्बन इस हेलोजन को भेजेगा, ठीक है, हेलोजन को रिमूव कर देगा। कार्बन आ गया अपने 4 बॉन्ड पे, कार्बन आ गया ना अपने 4 बॉन्ड पे। ऑक्सीजन और कार्बन के बीच में कितना बॉन्ड आ गया, डबल आ गया। क्लोरीन हट गया और कार्बन और इस नाइट्रोजन वाले पूरे पार्ट, इस अमीन वाले पार्ट के साथ बॉन्ड बन गया। अब नाइट्रोजन के ऊपर भी पॉजिटिव चार्ज था, यहां से याद करो, नाइट्रोजन ने ये लोन पेयर किसको दिया था, कार्बन को दिया था। तो नाइट्रोजन के क्या है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ, पॉजिटिव चार्ज आया। इस पॉजिटिव चार्ज को कैसे सेटिस्फाई किया जाएगा, इस पॉजिटिव चार्ज को सेटिस्फाई किया जाएगा कि नाइट्रोजन जो NH2 था वो अपना एक हाइड्रोजन छोड़ेगा, जैसा हम हर बार करते हैं, ठीक है। नाइट्रोजन के ऊपर का पॉजिटिव चार्ज हटाने के लिए, नाइट्रोजन था, ठीक है, हाइड्रोजन लगे हैं, अपने ऊपर का पॉजिटिव चार्ज को हटाने के लिए वो एक हाइड्रोजन को बाहर निकाल के फेंक देगा और उसका बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन अपने पास सजा लेगा एज अ लोन पेयर, ठीक है। सो यहाँ पर आपके पास क्या बन गया, हाइड्रोजन बाहर चला गया, ठीक है, ये देखो इधर से ये हाइड्रोजन बाहर गया, इधर से ये Cl बाहर चला गया। तो इनके बाहर जाने पर क्या हुआ, आपकी जो बॉन्डिंग हुई उससे एक अमाइड तैयार हो गया और साथ में HCl आपका बाय प्रोडक्ट निकल गया, ठीक है। चलिए भाई, उसके बाद बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर देखते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम बेंजोइलेशन करते हैं, ठीक है, मैंने बोला ना एसाइलेशन के बाद बेंजोइलेशन कराऊंगा, हाँ चलो, ठीक है। अब देखो, जो आपका बेंजोइलेशन होता है वो एसाइलेशन जैसा ही होता है, बस फर्क क्या है, एसाइलेशन में आपका जो एसाइल ग्रुप होता है, ठीक है, उसके पास क्या रहता है, उसके पास आपका एल्काइल ग्रुप रहता है, R रहता है, ठीक है। उसके पास क्या रहता है, C डबल बॉन्ड O R, ठीक है। तो एसाइल ग्रुप में एल्काइल होता है, ठीक है, एसाइल ग्रुप में एल्काइल ग्रुप प्रेजेंट होता है, ठीक है, R ग्रुप। और बेंजोइल ग्रुप में, यानी कि जब हम बेंजोइलेशन कराते हैं तो बेंजोइल ग्रुप बोलते हैं उसे, जो ऐड होगा बेंजोइल में, उस R की जगह पर आपके पास क्या रहता है, एक पूरा फुल फ्लेज्ड फिनाइल बेंजीन रहता है। देखो C डबल बॉन्ड O बेंजीन, ये आपका होगा बेंजोइल ग्रुप। और इस बेंजोइल ग्रुप के एडिशन को आप क्या बोलोगे, बेंजोइलेशन बोलोगे। क्लियर है इतनी बात? चलो बढ़िया, प्रोसेस वही सेम, एक हाइड्रोजन निकाल दो, उसकी जगह इस पूरे ग्रुप को ऐड कर दो,
ठीक है, क्या हो गया आपका, बेंजोइलेशन हो गया। तो ये क्या बनेगा, आर एन एच, ठीक है, देखो आर एन एच सी डबल बॉन्ड ओ और साथ में फिनाइल प्लस एच सी एल बाई प्रोडक्ट निकल गया। क्लियर। चलिए उसके बाद अभी बात करते हैं हमारी बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ अमीन्स की एक्वस फेज में। तो इंडक्टिव इफेक्ट की अगर रिस्पेक्ट में देखेंगे तो इसका ऑर्डर बनेगा टर्शरी सबसे ज़्यादा, सेकेंडरी उससे कम, प्राइमरी सबसे कम। ठीक है, स्टेरिक हिंड्रेंस के हिसाब से देखें तो प्राइमरी सबसे ज़्यादा, सेकेंडरी उससे कम और टर्शरी सबसे कम। ठीक है, अगर हम सॉल्वेशन इफेक्ट देखें तो सॉल्वेशन इफेक्ट की रिस्पेक्ट में आपका प्राइमरी सबसे ज़्यादा, सेकेंडरी उससे कम और टर्शरी उससे कम। यानी कि याद रखना आपका स्टेरिक हिंड्रेंस और सॉल्वेशन इफेक्ट, इन दोनों की वजह से होने वाली बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर सेम है। ठीक है, प्राइमरी सबसे ज्यादा, सेकेंडरी उससे कम, टर्शरी सबसे कम। ठीक, बाकी ये फिर मिथाइल एक्सेप्शन है। ठीक है, मिथाइल एक्सेप्शन आपको करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ये पोर्शन आपको करने की जरूरत नहीं है, कुछ ज्यादा खास कहीं पूछा नहीं जाता है। ठीक है, ये सब ग्रेजुएशन लेवल की चीजें होती हैं। ठीक है, मेन जो आपको कम्पिटेटिव एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, ये पोर्शन जो भी मैंने सारा आपको कराया ना, इंडक्टिव, स्टेरिक और सॉल्वेशन इफेक्ट, ये वाला कम्पिटेटिव का पोर्शन है। ठीक है, सीबीएसई में इससे रिलेटेड क्वेश्चन नहीं आता। सीबीएसई में आप बेसिक स्ट्रेंथ का सिर्फ वही एक ऑर्डर फॉलो करोगे। ठीक है, जो मैंने आपको बताया, जिसके अंदर प्लस आई सबसे ज़्यादा वो सबसे ज़्यादा बेसिक, और जिसमें प्लस आई सबसे कम वो सबसे कम बेसिक। ठीक है, ये चीज़ यूज़ होती है अगर नीट एग्जाम में कोई क्वेश्चन बहुत आड़ा तिरछा घुमा के आ गया। ठीक है, सो वहाँ पर आपको ये इफेक्ट्स देखने होंगे कि मान लीजिए वो बोल रहे हैं कि अरेंज इन द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग या फिर डिक्रीजिंग बेसिसिटी बेस्ड अपॉन द इंडक्टिव इफेक्ट या फिर स्टेरिक हिंड्रेंस या फिर सॉल्वेशन इफेक्ट। सो ये उस केस में काम करेगा। ठीक, भाई हम क्यों ही रिस्क लेके चलें। ठीक है, कर लेते हैं। फिर उसके बाद आता है आपका वेरी फेमस कार्बाइलमाइन टेस्ट। भाई बहुत बढ़िया टेस्ट होता है। ठीक है, कार्बाइलमाइन टेस्ट, बेसिकली इसके ऊपर मैंने एक रील भी अभी हाल ही में कितने दिन पहले अपलोड की है, 2 दिन पहले। ठीक है, तो कार्बाइलमाइन रिएक्शन क्या होता है, कार्बाइलमाइन रिएक्शन का दूसरा नाम आइसोसाइनाइड टेस्ट होता है। अब ये कार्बाइलमाइन रिएक्शन क्या है वो ध्यान से समझना। मान लीजिए मैं आपको क्या कह रहा हूँ, आपको मैंने टेस्ट ट्यूब में कंपाउंड ए भर के दिया, मैंने बोला ये कंपाउंड ए है, पकड़ो इसको। आपने पकड़ा, मैंने आपको बोला कि मुझे बताओ इसका नेचर क्या है, किस क्लास का बिलोंग करता है, ये प्राइमरी अमीन है, ये सेकेंडरी अमीन है ये प्राइमरी अमीन है, सेकेंडरी अमीन है, या फिर टर्शरी अमीन है। ठीक है, ये मैंने आपको दिया क्वेश्चन। तो आप क्या करोगे, आप ना कार्बाइलमाइन टेस्ट कराओगे। अब कार्बाइलमाइन टेस्ट में आप क्या करोगे, जो भी मैंने आपको सैंपल दिया है आप उस सैंपल को लोगे। ठीक है, उसके अंदर क्या ऐड करोगे, क्लोरोफॉर्म ऐड करोगे। ठीक है, और उसको बेसिक मीडियम की प्रेजेंस में ऑब्जर्व करोगे। ठीक है, जब आपने मीडियम को बेसिक कर दिया, मान लो उसके अंदर कोई बेस डाल दिया एल्कोहलिक फॉर्म में। ठीक है, एल्कोहलिक बेस डाल दिया, एल्कोहलिक KOH लेट से। ठीक है, डाला, आप उसकी स्मेल ऑब्जर्व करोगे। ठीक है, ये सब आपने किया, सैंपल लिया, क्लोरोफॉर्म डाला, एल्कोहलिक KOH डाला। ठीक है, फिर उसकी स्मेल देखी आपने। अगर तो उसकी स्मेल बहुत गंदी है, ठीक है, बहुत ज़्यादा गंदी है, इसका मतलब उसके अंदर क्या बन गया, आइसोसाइनाइड बन चुका है। ठीक है, आइसोसाइनाइड पहचाना इस तरीके से जाता है कि उसकी स्मेल बहुत गंदी होती है। ठीक है, सो आइसोसाइनाइड की स्मेल बुरी होती है, इसीलिए हम पहचान लेते हैं कि आइसोसाइनाइड बन चुका है। अब इसके बनने की सिग्निफिकेंस क्या है, आइसोसाइनाइड बना तो मेरा क्या फ़ायदा, आपका फ़ायदा ये है कि जब जब आपका आइसोसाइनाइड बनेगा तब तब आपको पता चल जाएगा कि आपके सामने जो पड़ा हुआ है आपका अमीन वो एक प्राइमरी अमीन है। ठीक है, ये सारा जो प्रोसीजर आपने किया इसे कार्बाइल अमाइन टेस्ट बोलते हैं। ठीक है, और ये कार्बाइल अमाइन टेस्ट सिर्फ प्राइमरी अमीन बना सकते हैं। जब आप सेकेंडरी अमीन या टर्शियरी अमीन लोगे ना, उसके केस में आइसोसाइनाइड नहीं बनेगा। ठीक है, आइसोसाइनाइड किसके केस में बनता है, सिर्फ प्राइमरी के केस में बनता है। तो अगर आपको गंदी स्मेल आई मतलब आइसोसाइनाइड बन गया है अगर, तो आप झट से बोलोगे कि सर ये जो है आपने सैंपल दिया ये एक प्राइमरी अमीन का सैंपल है। ठीक है, चलिए भाई, तो देखते हैं, एलिफेटिक हो चाहे एरोमेटिक हो। ठीक है, प्राइमरी अमीन ऑन हीटिंग विद क्लोरोफॉर्म एंड अल्कोहलिक KOH फॉर्म्स आइसोसाइनाइड और कार्बाइल अमाइंस विच आर फाउल स्मेलिंग सब्सटेंसेस। देखो आइसोसाइनाइड बना दिया जो कि एक फाउल स्मेलिंग सब्सटेंस है, भद्दी स्मेल होती है। सेकेंडरी एंड टर्शियरी अमीन्स ये रिएक्शन शो नहीं कर सकते, इसीलिए अगर आपका टेस्ट पॉजिटिव आया है तो आप डिस्टिंक्ट कर सकते हो कि यार ये जो आपका है एक प्राइमरी अमीन है, सेकेंडरी और टर्शियरी नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर रिएक्शन भी देख सकते हैं आप, हमने RNH2 लिया, एक एलिफेटिक अमीन लिया, एरोमेटिक भी ले सकते हैं लेकिन प्राइमरी अमीन होना चाहिए।
क्लोरोफॉर्म डाला CHCl3, बेस डाला, थोड़ा सा हीट किया, तो क्या बन गया आपके पास, आपका आइसोसाइनाइड बन गया अलॉन्ग विद KCl एंड वाटर। आइसोसाइनाइड की स्मेल बुरी थी। फिर आता भाई आपका रिएक्शन विद एराइल सल्फोनाइल क्लोराइड। ठीक है, ऐसा एराइल सल्फोनाइल क्लोराइड का ऐसा होता है, इसको बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड भी कहते हैं, तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, फॉर्मूला देख लो। बेंजीन के साथ SO2Cl लगता है। ठीक है, अब वो SO2Cl कैसे होता है, ये अरेंजमेंट देखना पड़ेगा आपको उसके लिए। मैं जूम कर देता हूँ, ये देखो बेंजीन है, बेंजीन के साथ सल्फर जुड़ा है। ठीक है, बेंजीन के साथ सल्फर जुड़ा है, सल्फर के दोनों तरफ ऑक्सीजन है विद डबल बॉन्ड्स, और ऊपर की तरफ क्या है, एक क्लोरीन है। ठीक है, ये क्या है आपका, इस पूरे स्ट्रक्चर को क्या बोलोगे, बेंजील सल्फोनाइल क्लोराइड। ठीक है, ये जो बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड है, इसके अंदर कोई भी अमीन डालो। ठीक है, कोई भी अमीन डालो, जो कि मान लो अपने प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी अमीन डाला। ठीक है, सो प्राइमरी और सेकेंडरी के साथ ही रिएक्शन कर लेगा, लेकिन टर्शरी अमीन के साथ रिएक्शन नहीं कर सकता, वो मैं आपको आगे सिखाऊंगा। क्या करना है, इस नाइट्रोजन के पास जितने हाइड्रोजन होंगे उसमें से एक हाइड्रोजन निकाल दो। ठीक है, और इस बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड में से ये क्लोरीन निकाल दो, HCl निकल गया बाहर। ठीक है, बॉन्ड बन गया बीच में, तो यहाँ क्या होगा, सल्फर के साथ NHC2O5। ठीक है, कंपाउंड बन गया, इसे आप क्या बोलोगे, सल्फोना अमाइड बोलोगे। ठीक है, ठीक है, सल्फोनामाइड बोलोगे इसे। क्लियर, तो बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड किस में चेंज हो गया, सल्फोनामाइड में। मैं हमेशा कहता हूँ जब रिएक्शन खत्म होती है, ठीक है, तो जो भी आपके रिएक्टेंट और प्रोडक्ट्स हैं हमेशा उनके नाम मेंशन किया करो। बहुत बच्चे होते हैं जो कि नामों की प्रैक्टिस नहीं करके जाते। ठीक है, जैसे बहुत से बच्चे होंगे, मान लो पेपर के अंदर एराइल सल्फोनाइल क्लोराइड का टेस्ट आ गया, ठीक है, सो वहां पर ये नाम नहीं मेंशन करेंगे, वो गलत चीज़ है। ठीक है, वो मार्क्स कट कर सकते हैं आपके CBSE बोर्ड एग्जाम में। तो जो आपके नेम्स हैं, ठीक है, वो क्या रहने चाहिए, आपको बाय टिप याद होने चाहिए। ठीक है, आपको नेम्स पता होने चाहिए। ठीक है, यहाँ से क्लोरीन निकला, यहाँ से हाइड्रोजन निकला। ठीक है, अब सर आपने क्यों बोला कि ये रिएक्शन सिर्फ प्राइमरी अमीन और सेकेंडरी अमीन ही दे सकते हैं, ये टर्शरी में क्या प्रॉब्लम है जी। टर्शरी अमीन में प्रॉब्लम ये है कि जब टर्शरी अमीन पढ़ते हैं तो नाइट्रोजन के पास कोई हाइड्रोजन बचता ही नहीं है। नाइट्रोजन के पास कोई हाइड्रोजन नहीं होता। मैंने आपको क्या सिखाया था, टर्शरी अमीन क्या होता है, नाइट्रोजन है, ठीक है, एल्काइल ग्रुप एल्काइल ग्रुप एल्काइल ग्रुप। ठीक है, कुछ बचा ही नहीं उसके पास, ठीक है, हाइड्रोजन बचा ही नहीं। अब हाइड्रोजन जब बचा नहीं है तो ये जो हम कर रहे हैं यहाँ पर H पॉजिटिव निकाला, इधर से Cl नेगेटिव निकाला, जोड़ दिया, वो चीज़ पॉसिबल ही नहीं हो पाएगी, है ना। सो प्राइमरी और सेकेंडरी अमीन जो होते हैं वो ये रिएक्शन शो कर सकते हैं। ठीक है, एराइल सल्फोनाइल क्लोराइड का रिएक्शन शो कर सकते हैं, पर जो आपके टर्शरी अमीन्स होते हैं वो ये चीज़ नहीं शो करते। प्राइमरी सेकेंडरी करेंगे, टर्शरी नहीं करेंगे। ठीक, सो ये यूज़ किया जाता है इन डिस्टिंग्विशिंग बिटवीन द प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शरी अमीन्स। उसके बाद भी आपकी अगली रिएक्शन आती है। अब यहाँ से ना एक फ़नी चीज़ मैंने नोटिस की है, ठीक है, क्योंकि ये मेरी 12th क्लास के नोट्स हैं। ठीक है, जब मैं अपनी 12th क्लास में होता था तो मुझे ना ऐसे याद करने के लिए ना थोड़ी निमोनिक्स बनाने की आदत थी। सभी करते हैं, ठीक है, सब कुछ निमोनिक्स बना के याद करते हैं। तो इसके ऊपर ना, इस पेज के ऊपर कुछ मेरे बहुत फ़नी निमोनिक्स लिखे भी हुए हैं, ठीक है, जिनका कोई सिर पैर नहीं है। तो मुझे ऐसे जज मत करना कि सर आप कितने लो IQ वाले बच्चे हुआ करते थे, निमोनिक्स भी कैसे बना रहे हो। ठीक है, तो जैसे ये मैंने एक बनाया था, तीनों शर्म से हो गए पानी पानी एक साथ, ये आपको समझाऊंगा क्यों मैंने बनाया था। ठीक है, फिलहाल हम पहले हमारी रिएक्शन पे आते हैं। तो ब्रोमिनेशन, अब ब्रोमिनेशन का मतलब क्या होता है, Br2 का एडिशन होना। ठीक है, Br2 का एडिशन होना। तो अभी हम जितने भी रिएक्शंस पढ़ने वाले हैं ना, वो हम सारी अब हमारी इलेक्ट्रोफिलिक वाली शुरू कर रहे हैं। ठीक है, सो ब्रोमिनेशन देखो, Br2 ऐड कराया, इसके दो केस होते हैं। पहला, आपने Br2 किसी पोलर सॉल्वेंट की प्रेजेंस में कराया। दूसरा कि आपने Br2 को, ब्रोमीन को, किसी नॉन पोलर सॉल्वेंट की प्रेजेंस में कराया ऐड। ठीक है, अब ऐड अगर आप Br2 को कराना चाहते हैं इन एनिलीन, ठीक है, एनिलीन में NH2 लगा हुआ है बेंजीन रिंग के ऊपर, तो एनिलीन के साथ Br2 ऐड कराने के लिए अगर आपने वाटर यूज किया जो कि एक पोलर सॉल्वेंट है, तो सभी के सभी एक साथ, ठीक है, क्यों, NH2 कैसा ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग के लिए कैसा प्रोडक्ट बनता है, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग। ठीक है, ऑर्थो पैरा अलग अलग बनने चाहिए थे, बट वाटर की प्रेजेंस है, पोलर सॉल्वेंट है, तो और दो ऑर्थो और एक पैरा पोजीशन पर सभी ब्रोमीन एक साथ लग गया। ठीक है, सारे ब्रोमीन एक साथ लग गए, इसलिए मैंने निमोनिक बनाया था कि तीनों शर्म से एक साथ पानी पानी हो गए।
ठीक है, तो पानी पानी इज कि आपका पोलर सॉल्वेंट है, ठीक है, सॉल्वेंट जो आपने लिए वो पोलर है, वाटर एक पोलर सॉल्वेंट होता है ना। और एक साथ, ठीक है, एक साथ का क्या मतलब कि दो ऑर्थो और एक पैरा पोजीशन पर एक साथ सभी ब्रोमीन अटैच हो जाएंगे एनिलीन के, ठीक है। ऐसे कुछ केस हमने याद करो देखा था उसके केस में भी, हमारे अल्कोहल के केस में भी, जो फिनोल था हमारा बेंजीन के ऊपर जब OH लगता है, ठीक है, वहां पर भी हमने यही सेम केस देखा था, ठीक है। सो ये जो एनिलीन है, ठीक है, इसके साथ होने वाली पहली रिएक्शन हमने देखी Br2 के साथ, ठीक। अब मान लो पोलर सॉल्वेंट नहीं है, हमने पोलर सॉल्वेंट की जगह पे कोई सा तो नॉन पोलर सॉल्वेंट ले लिया, जैसे कार्बन टेट्राक्लोराइड। सो उसकी प्रेजेंस में क्या होगा, कार्बन टेट्राक्लोराइड की प्रेजेंस में हम क्या करते हैं, कार्बन टेट्राक्लोराइड की प्रेजेंस में ऑर्थो एंड पैरा प्रोडक्ट्स अलग अलग बनते हैं। तो देखो, ऑर्थो ब्रोमो एनिलीन और पैरा ब्रोमो एनिलीन ये अलग अलग बने हैं, ठीक है। इसके लिए निमोनिक बनाया था कि क्या है, कूलर में सामान नहीं डाला तो पड़ी दोनों जगह अलग दोनों अलग अलग जगह लात, ठीक है, ऐसा करके कुछ बनाया था, ठीक है। सो टेक्निकली अलग अलग जगह लात पड़ने से मतलब है कि आपका ऑर्थो प्रोडक्ट और पैरा प्रोडक्ट ये अलग अलग बने हैं, ठीक है। चलिए, और ये कूलर जो है ये मेरे ख्याल से मैंने इसके लिए कार्बन टेट्राक्लोराइड के लिए यूज़ किया था कि कार्बन टेट्राक्लोराइड जैसा कोई भी नॉन पोलर सॉल्वेंट हो, सो उसके प्रेजेंस में क्या होता है, ऑर्थो प्रोडक्ट और पैरा प्रोडक्ट अलग अलग होते हैं, ठीक है। फिर भाई बात आती है हमारी नाइट्रेशन की। अब नाइट्रेशन जो है ना वो बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है, यहाँ पर एक चीज़ देखना ध्यान से, मैं जूम कर रहा हूँ, ठीक है, प्रभु, चलो, ठीक है। मैंने आपको बताया एनिलीन जब क्या होता है, बेंजीन के ऊपर NH2 लगा है, तो एनिलीन जो NH2 है उसके ऊपर लगा हुआ वो एक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। तो प्रोडक्ट कैसा बनना चाहिए था, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग बनना चाहिए था, बट बना कैसा, मेजर देखो कौन बन रहा है, 47% आपका बन रहा है मेटा प्रोडक्ट। सर ये कैसे, क्या एनिलीन धोखा दे गया, नहीं। देखो, एनिलीन जो होता है ना, एनिलीन की प्रोटोनेशन पे एनिलीनियम आयन बनता है, और एनिलीनियम आयन बहुत स्ट्रांगली मेटा डायरेक्टिंग होता है, ठीक है। इसीलिए जब हम कराते हैं नाइट्रेशन, ठीक है, जब हम कराते हैं नाइट्रेशन इन केस ऑफ एनिलीन, तो एनिलीन के केस में नाइट्रेशन कराने पर क्या होता है आपका, क्योंकि मैंने बताया एनिलीनियम आयन जो है वो बहुत ही स्ट्रांगली क्या रहता है, मेटा डायरेक्टिंग रहता है। सो आपका मेटा प्रोडक्ट 47% बनता है। ये आपकी एनसीईआरटी की बैक एक्सरसाइज का भी क्वेश्चन है, ठीक है। सो वहां पर आप यही एक्सप्लेनेशन मेंशन करोगे। सो इसका थ्योरी पढ़ लेते हैं एक बार, देखो। डायरेक्ट नाइट्रेशन ऑफ एनिलीन यील्ड्स terry oxidation products in addition to the nitro derivatives. Moreover, in strongly acidic medium, एक strongly acidic medium में एनिलीन जो होता है इट इज प्रोटोनेटेड टू फॉर्म एनिलीनियम आयन, जैसे मैंने आपको बताया स्ट्रांगली मीडियम है। स्ट्रांगली एसिडिक मीडियम से मेरा क्या मतलब, नाइट्रेशन के जो हम कैटलिस्ट यूज करते हैं, कंसंट्रेटेड H2SO4, कंसंट्रेटेड HNO4, सॉरी HNO3। तो ये क्या है, एक बहुत ही स्ट्रांगली एसिडिक मीडियम है, इसकी प्रेजेंस में एनिलीनियम आयन किसकी तरह एक्ट करता है, एक मेटा डायरेक्टिंग प्रोडक्ट की तरह ऐड करेगा, ठीक है, एक्ट करेगा, सॉरी ठीक है, मेटा डायरेक्टिंग की तरह एक्ट करेगा। सो जो आपका मेजर प्रोडक्ट होगा वो क्या बनेगा, ये, ठीक है, मेटा नाइट्रो एनिलीन, ठीक है। तो ऑर्थो नाइट्रो एनिलीन भी बना, मेटा नाइट्रो एनिलीन भी बना, और पैरा नाइट्रो एनिलीन भी बना, ठीक है, जिसमें ऑर्थो वाले की परसेंटेज घट गई। जनरली क्या होता था, ऑर्थो पैरा ज़्यादा बनते थे और मेटा कम बनता था, या फिर बनता ही नहीं था। पर यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर आपका ऑर्थो कम है और मेटा ज़्यादा है। सो यहाँ पर एक एक्सेप्शन आ चुकी है, क्लियर। स्ट्रांगली एसिडिक मीडियम की प्रेजेंस में जब आपका एनिलीन प्रोटोनेटेड होता है, ठीक है, उसको प्रोटोनेट करते हैं, सो इन दैट केस क्या हो जाता है, एनिलीनियम आयन मेटा डायरेक्टिंग प्रोडक्ट की तरह एक्ट करेगा। फिर भाई बात आती है सल्फोनेशन की। सल्फोनेशन वही है हमारी, बहुत सिंपल चीज़ है, ठीक है, आप कंसनट्रेटेड H2SO4 डालो एनिलीन के अंदर, या आपको बेंजीन सल्फोनिक एसिड बना के दे देगा, ठीक है। बेंजीन के अंदर यहाँ पर देखो पैरा पोजीशन पर SO3H लग जाएगा, ठीक है। बट खास बात ये है, ठीक है, अब इसके केस में भी एक खास बात है कि जब आपका यहाँ पर ये सल्फोनिक एसिड बना है, ठीक है, जो सल्फोनिक एसिड बना है आपका, ये सल्फोनिक एसिड किसकी तरह एग्जिस्ट करता है, इट एग्जिस्ट एज ज्विटर आयन। ज्विटर आयन के बारे में आपको बायोमोलिक्यूल्स में मैंने पढ़ा रखा है, ठीक है। फॉर्म चेंज करता है वो अपनी हाइड्रोजन का शिफ्ट करके, ठीक है। बायोलॉजी वाले बच्चे जो हैं वो 11th क्लास से अपने बायोलॉजी में पढ़ते आ रहे हैं ज्विटर आयन क्या होता है। तो मैं बता देता हूँ, एक ही मॉलिक्यूल के अंदर, विद इन द सेम मॉलिक्यूल, ठीक है, एक ही मॉलिक्यूल के अंदर
एक पार्ट से हाइड्रोजन का निकलना और दूसरे पार्ट में हाइड्रोजन का जाना, ठीक है, वो क्या हो जाता है, इट फॉर्म्स ज्विटर आयन, ठीक है। सो ये किसकी फॉर्म एग्जिस्ट करेगा, ज्विटर आयन की फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। देखो यहाँ पर SO3H है, इस SO3H वाले पार्ट में से हाइड्रोजन निकल के ऊपर NH2 के पास गया, सो दिस बिकम्स योर NH3 पॉजिटिव एंड SO3 नेगेटिव, ठीक है। इसे हम बोलते हैं क्या, इसे हम बोलते हैं हमारा ज्विटर आयन, ठीक है। ओके, सो आज के लिए बस इतना ही, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मुलाकात होगी विद डाइजोनियम सॉल्ट। आपको स्क्रीन के ऊपर एक नंबर दिख रहा होगा 7009294662। हमारे ऑनलाइन बैच और ऑफलाइन बैच को ज्वाइन करने के लिए आप इंक्वायरी डाल सकते हैं इस नंबर पर, ठीक है। आप कभी भी इस नंबर पर कॉल कीजिए, टीम फोन उठाएगी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मुलाकात होगी डाइजोनियम सॉल्ट के साथ, मिलते हैं।